नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहली उस डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि आज सुबह से ही चर्चाओं का विषय बनी हुई है, और वो विषय है यानी कि वो टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को अब तेजस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने को लेकर। और आप सबको मालूम है 2 हफ्ते पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कामकाज पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। साथ ही वो इस बात से भी खफा थे कि भैया ये लोग टाइम पर ही कोई चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आगे हम कैसे अपनी एयरफोर्स को सस्टेन कर पाएंगे। और इस बात को हुए अभी 2 हफ्ते नहीं हुए थे, ऐसे में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया जो कि तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम को स्ट्रीमलाइन कर सके। और ये हाई लेवल कमेटी 1 महीने में अपनी फंडिंग्स को भी सबमिट करेगी, और इसका फोकस रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को इस प्रोजेक्ट में यानी कि फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन में शामिल किया जाए, वो भी अधिक से अधिक संख्या में। इसके अलावा दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि आगे इस बात की भी संभावनाएं देखी जा सकती है कि क्या पता इसके लिए एक नई लाइन यानी कि एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की एक नई लाइन को स्थापित किया जा सके, जिसे कि केवल प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ही मैनेज करेंगी। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने तेजस प्रोग्राम के लिए काम भी किया है, जिसमें कि वेम टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ये जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं इन्होंने दोस्तों तेजस के फ्यूजलाज असेंबली को HAL को भी डिलीवर किया। और अब यहाँ पर ये संभावनाएं दिखाई दे रही है कि आगे भविष्य में ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अलग से ही तेजस मार्क 1A को तैयार कर सकती हैं, जिसे बाद में आगे बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है। और साथ ही साथ EMCA और तेजस मार्क 2 के लिए भी ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इस पूरे प्रोग्राम को संभाल सकती है। तो एक बड़ा यहाँ पर आप ये समझिए कि जवाब मिला है HAL को उनके काम ना करने के तौर तरीकों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ भारत के 5th जनरेशन के AMCA प्रोजेक्ट को भी लेकर एक बड़ी बात सामने आई है, जिसमें यह बोल दिया गया है कि AMCA भी एक कॉर्पोरेट पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम होगा। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अभी तक केवल सरकारी कंपनियां ही इसे तैयार कर रही थी। हाल ही में एक खबर आई है लाइफविस्ट के द्वारा, उन्होंने बताया कि HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यानी कि उसे क्रियान्वित करने के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी खोलने की बात कर रही है। और ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी होगी उसमें HAL, DRDO जिसमें कि ADA आता है, और एक भारतीय निजी क्षेत्र की फर्म शामिल होगी, यानी कि ये एक तरीके से 3-वे पार्टनरशिप होगी इन तीनों के बीच में। दोस्तों HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA AMCA के डिजाइन में एक साथ हैं, और हम इसके प्रोडक्शन पर भी विचार कर रहे हैं। हम एक स्पेशल व्हीकल को तैयार करने के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कि HAL, DRDO और एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जॉइंट वेंचर के माध्यम से तैयार करेगी। हालांकि ये बात अभी क्लियर नहीं है कि AMCA प्रोजेक्ट में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उसे किस प्रोसेस के तहत सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि HAL और DRDO जो भी उनके द्वारा सोचा गया जो इसका स्ट्रक्चर है AMCA का, उसी को ही आगे बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को तैयार किया जाएगा। अभी तक दोस्तों प्राइवेट सेक्टर फर्म की जो सहभागिता थी वो केवल टियर लेवल की सप्लायर्स के रूप में सीमित थी, जो कि सिस्टम और सब सिस्टम की आपूर्ति करते हैं। लेकिन अगर ये जो प्रपोजल है वो पारित हो जाता है तो ये पहली बार होगा जब एक प्राइवेट सेक्टर की फर्म मिलिट्री आर्मामेंट प्रोजेक्ट्स पर HAL और DRDO के साथ काम करेगी, और ये जो काम होगा वो इक्वल फाइनेंशियल और वर्क टर्म्स के आधार पर होगा। इसके अलावा AMCA की टाइमलाइन के बारे में उन्होंने बताया कि ये अभी ड्राइंग बोर्ड पर है, इसका शुरुआती डिजाइन पूरा हो गया है, पहला प्रोटोटाइप 2026 से 27 तक उड़ान भरेगा। वही दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब DRDO के साथ बातचीत कर रही है कि वो पिनाका का एयर टू सरफेस वेरिएंट तैयार करे। हालांकि पिनाका को खासतौर पर भारतीय सेना के लिए ही डिजाइन किया गया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जो गाइडेड पिनाका है उसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर के बीच हो, ताकि भारत अभी तक जो इजरायली रैम्पेज मिसाइलों को इंपोर्ट कर रहा है उस पर निर्भरता कम हो सके। और ये जो नई पिनाका एयर टू सरफेस वेरिएंट होगा वो एक सस्ता विकल्प भी होगा इंडियन एयरफोर्स के पास, जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा फ्लीट्स जैसे कि सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स, इसके अलावा तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर गाइडेड पिनाका का एयर लॉन्च वेरिएंट आ जाता है तो ये भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, जिससे कि वो लंबी दूरी पर दुश्मनों के कमांड सेंटर, उनके लॉजिस्टिक्स हब और कई टारगेट्स पर सटीक हमला कर सकती है। तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि तेजस मार्क 2 का जो फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन है वो तेजस मार्क 1A से 4 गुना ज्यादा स्टेल्थ एयर होगा, और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगाएगा। इसके अलावा LCA मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राव जी ने बताया कि अगर तेजस मार्क 1A का फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन
x स्क्वायर मीटर है तो तेजस मार्क 2 के x का सिर्फ 1/4 रडार क्रॉस सेक्शन होगा। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि रैम का। इसके अलावा इसके मुड़े हुए एयर इनटेक डक्ट और क्लोज कपल्ड कैनार्ड होंगे और ये सभी चीजें इस फाइटर जेट की रडार सिग्नेचर को कम करेंगे। हालांकि ये फाइटर जेट पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर जेट तो नहीं होगा, लेकिन फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन में ये जो सुधार किया जा रहा है वो दुश्मन के रडार सिस्टम के खिलाफ इस फाइटर जेट की सर्वाइवलिटी को बढ़ाता है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में एक प्रमुख फायदा भी देता है। और कम रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से दुश्मनों के द्वारा तेजस मार्क 2 का पता लगाना, ट्रैक करना और निशाना लगाना कठिन हो जाएगा, खासकर कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट्स में, जहां एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीआरडीओ अब तेजस फाइटर जेट के लिए स्वदेशी लेजर डेजिग्नेशन पॉड्स को तैयार कर रहा है। इसे तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में लगाया जाएगा। हालांकि अभी तक हम इस तरीके के लेजर डेजिग्नेशन पॉड के लिए इजराइल पर निर्भर हैं, लेकिन अब भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से फाइटर जेट में स्वदेशी तकनीक को इस्तेमाल करना चाहती है। यहाँ पर दोस्तों लेजर डेजिग्नेशन पॉड जो होते हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर में काफ़ी महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं, जो कि एक फाइटर जेट को बहुत जबरदस्त क्षमताएं प्रदान करते हैं। बता दें कि लेजर डेजिग्नेशन पॉड के जरिए फाइटर जेट की डिटेक्शन, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा ये पॉड विमान को दिन और रात दोनों हमला करने में सक्षम बनाता है, जिससे कि तेजस जैसा फाइटर जेट इसकी ऑपरेशनल क्षमता में काफी वृद्धि हो जाएगी। कानपुर स्थित एमकेयू लिमिटेड ने अपने कावरो डोमो 360 के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये एक अत्याधुनिक बैलिस्टिक हेलमेट है। इसे अब आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके परीक्षण विदेशों में किए जा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन जो किए जा रहे हैं उसके बारे में जो विवरण है वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। मिलीपोल पेरिस 2023 में पहली बार उन्होंने अपने इस नए हेलमेट का अनावरण किया था। तो सबसे पहले हमारा ये लेवल 3 हेलमेट है, जो कि 7.62 बाय 39 mm AK-47 राउंड माइल्ड स्टील कोर के अगेंस्ट बचाव देता है एट ए वेलोसिटी ऑफ 710 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो हेलमेट है ये कम्प्लीटली बोल्टलेस है। इस पूरे हेलमेट के डिज़ाइन में कहीं पर भी बोल्ट नहीं है, कहीं पर भी कोई ड्रिलिंग नहीं है। इसके कारण एक सोल्जर को यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। पाकिस्तान दोस्तों अब बांग्लादेश बॉर्डर पर काफ़ी एक्टिव हो गया है। हाल ही में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध रेडियो सिग्नल्स पकड़े गए हैं, जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पर ISI बॉर्डर के पास एक्टिव हो गई है। द ट्रिब्यून में ये रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि ISI ने बांग्लादेश में रोहिंग्या को आतंकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, जो कि भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेडियो सिग्नल बॉर्डर के कई इलाकों से पकड़े गए हैं। ऐसे में दोस्तों ISI किस तरीके से एक्टिव हो गई है, मैंने पहले भी बता दिया था कि जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, यहाँ डेफिनेटली ये कश्मीर वाली स्थिति खड़ी कर सकते हैं। अब उसकी शुरुआत आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर रोहिंग्या को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि इन्हें भी फिदायी हमले के लिए भेजा जा सके। और खास बात यह कि दोस्तों ISI ने भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। यहाँ पर दोस्तों भारत को अब हैवी निर्णय लेने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों तुर्की का बैराकटर TB2 ड्रोन, अब इसका एक और नया वेरिएंट आ गया है, जो कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। दरअसल हाल ही में टर्की के बैराकटर TB2T AI ने अपनी पहली उड़ान भरी है। ये नया वेरिएंट पहले वाले बैराकटर TB2 से अलग है। इसके इंजन को भी अपडेट किया गया है। अब इसकी स्पीड पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गई है और ये अधिक ऊंचाई हासिल कर सकता है। बता दें कि नया टर्बो इंजन नीचे की तरफ काफ़ी बड़े एयर इनटेक के साथ इसका आया है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। इस ड्रोन में दोस्तों जैसे मैंने बताया कि AI टेक्नोलॉजी शामिल की गई है, यानी कि इसमें AI कंप्यूटर है, जिसके ज़रिए ये पूरे इलाके का नेविगेशन कर सकता है और ऑटोमेटिक रनवे की पहचान कर सकता है और भी कई सारी चीज़ें कर सकता है। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।